साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज का जो अध्याय है मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका स्पेसिफिकेशन क्या है कि अगर कोई मामला फॉर्जरी का है या कोई मामला जो है चीटिंग का है और परिवादी पक्ष जो है मैं बुलाता है कि भाई आप एक काम करो, मैं कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे अपने हो, आप छोटा सा काम ये करो कि एक पेपर पे लिख के दे जाओ कि मैंने ये पैसा लिया है और मैं ये पैसा जो है चुका दूंगा 4 से 5 दिन में या 10 दिन में या महीने भर में या 2 महीने में। तो आपको ये लगता है कि अगर हम ये लिख देंगे कि भाई हमने पैसा लिया है और हम ये चुका देंगे तो नाउ इट इज़ अ सिविल डिस्प्यूट, तो हम जो है बच जाएंगे। तो ऐसे सिनेरियो में क्या ऐसे स्टेटमेंट लिख कर देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, और अगर हमने दे दिए हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट जो है हमारे केस में आ सकता है और बचाव का बिंदु क्या होगा इस पर्सपेक्टिव में। तो एक एक पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं इन केसेस में उस पर मैंने जो है खासा एम्फेसाइज किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस गैदर किया है मेरे वकालत के क्षेत्र में। तो कम से कम मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप जो गलतियाँ कर रहे हैं ये बोनाफाइड मिस्टेक है, पर ये बोनाफाइड मिस्टेक आपको कितने गंभीर कानूनी खतरे की तरफ धकेल सकती है आपको पता ही नहीं। साथियों बेसिकली एक कॉमन इन्फेक्शन है विद सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी कि आपने फॉर्जरी किया है और फॉर्ज डॉक्यूमेंट को तैयार करके उनको जेन्युइनली जो है आपने यूज़ में लिया है। क्लियर है बात ये। और कई बार ऐसा भी होता है कि इस क्राइम में एक के साथ साथ अन्य व्यक्ति भी जो है शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ पर यूजुअली 120B आईपीसी का चार्ज लगा दिया जाता है। अब साथियों कितना गंभीर आरोप जो है हम पे लग गया कि चिटिंग भी हो गया, फॉर्जरी भी हो गया, डॉक्यूमेंट को हमने जेन्युइनली यूज़ भी कर लिया, क्लियर है, जो कि फॉर्ज है, और इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी भी आ गया अगर वो एप्लीकेबल है हमारे केस के अंदर। साथियों क्या आप जानते हैं कि अगर कोई मामला फॉर्जरी का है और फॉर्जरी जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की है तो वहाँ पर आपको आजीवन कारावास भी हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर फॉर्जरी फॉर चीटिंग है तो ये एक्यूट ऑफेंस है। इसके अलावा अगर आप कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट है उसको जेन्युइनली यूज़ कर रहे हैं तो ये अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। तो बेसिकली ऐसे ऑफेंसेस में फंसना तो आसान है पर निकलना बहुत मुश्किल है। पर जो रास्ता निकलने का होता है अगर उसको हमने बंद कर दिया इस तरह के स्टेटमेंट देके, तो क्या ऐसी गलती को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं? क्या ऐसी गलती को हम क्योर कर सकते हैं? क्या ऐसा प्रावधान कानून में है जिससे हम बच सकते हैं? तो इसलिए मैंने हर एक पॉइंट पर जो है चर्चा करना उचित समझा आपसे। साथियों एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जो परिवादी पक्ष है ये भी दूध का धुलावा नहीं है भाई। बेसिकली गलती हर इंसान से होती है, पर कोई गलती अगर अगेंस्ट लॉ है तो ऐसे सिनेरियो में ये दंडनीय है। पर कई बार ऐसा होता है कि फॉर्जरी हुई नहीं है, एक बोनाफाइड मिस्टेक हुई है, पर परिवादी अपनी अकल से या अपने सलाहकार की अकल से आपको विवश करता है कि आप कन्फेस कर लो, आप एक ऐसा स्टेटमेंट दो जिसके आधार पर हम ये मान लें कि आपको अपराध बोध हो गया और आप भी बेचारे बगैर किसी जानकारी के समझ के वो कन्फेशन दे देते हैं या वो एडमिशन दे देते हैं। अल्टीमेटली कंसर्न परिवादी इंडियन कोर्ट में आपका लिखा हुआ वो कन्फेशन या एडमिशन जो है वो यूज़ में ले लेता है। साथियों आपके माइंड में अगर गलतफहमी है कि एनी कन्फेशन गिवन वुड बी इलीगल, तो ये गलतफहमी जो है दिमाग से निकाल देना, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्पष्ट कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई कन्फेशन बिफोर पुलिस है और ऐसी स्थितियाँ पत्रावली पे है कि पुलिस ने फोर्स यूज़ किया, कॉर्शन यूज़ किया या आपको डराया धमकाया या आपको प्रलोभन दिया, तो ऐसे सिनेरियो में दैट कन्फेशन वुड बी इलीगल। सामान्यतः कन्फेशन इलीगल नहीं है, पर अगर ऐसे पैरामीटर हैं कि जहाँ आपको कंपेल किया गया टू मेक द कन्फेशन, तो ऐसी स्थिति में कन्फेशन इलीगल होगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। कई लोग क्या करते हैं कि भाई LLB कर ली तो उनके दिमाग में जोम होता है कि अब तो वकील बन गए हम, ना खुद का इलाज ढंग से कर पाते हैं ना दूसरे का कर पाते हैं। LLB करने मात्र से आप एक अच्छे वकील नहीं बन सकते। अच्छे वकील कैसे बनेंगे आप? जब आप प्रैक्टिकल सेंस में केसेस को डील करेंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है उसको देखेंगे और उस प्रैक्टिकल इशू पे जजमेंट्स क्या है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, उसको देखेंगे। तो कन्फेशन अपने आप में ही रिलेवेंट है, पर कन्फेशन बाय द मीन्स ऑफ कॉर्शन है, फोर्स है, या इलीगल इसको ऑब्टेन किया गया है बाय मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, थ्रेट, तो वहाँ पर कन्फेशन जो है इलीगल होगा। धारा 24 इंडियन एविडेंस एक्ट से ऐसा कन्फेशन जो है वो हिट हो जाएगा। दूसरी बात है कि ऐसा कन्फेशन अगर दे दिया आरोपी ने किसी अन्य आरोपी के विरुद्ध, बट प्रोटोकॉल सेम ही है, तो ऐसे सिनेरियो में वो कन्फेशन भी इलीगल होगा। धारा 30 इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोटोकॉल जो है वो लागू हो जाएंगे। पर आपको मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर कोई परिवादी है जो कि प्राइवेट पर्सन है, जो कि पुलिस नहीं है, उसके समक्ष दिया गया एडमिशन कन्फेशन नहीं है, उसके समक्ष दिया गया एडमिशन एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन के कैटेगरी में आता है। और ऐसा एडमिशन धारा 17
इंडियन एविडेंस एक्ट में रिलीवेंट है, चूँकि डॉक्यूमेंट जो है एक प्राइमरी एविडेंस है, तो धारा 64 इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोटोकॉल लगने के कारण, और इसके अलावा धारा 91, धारा 92 इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोटोकॉल लगने के कारण, इसके अलावा एक है थ्योरी ऑफ स्टॉपल जिसके प्रोटोकॉल हैं सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट के कारण आप जो है गंभीर संकट में फंस जाते हैं। आप चाहे कितना ही कहें कि मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है लिखा ही नहीं है, मुझसे जो है जबरन लिखाया गया है, पर कोई नहीं सुनेगा आपको। साथियों, मेरी केस स्टडी ये कहती है कि पुलिस के पास जब पुख्ता साक्ष्य नहीं होती है तो अमूमन परिवादी जो है आपको बुलाता है और आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप लिख दो, कन्फेस कर लो, बच जाओगे। कई बार पुलिस भी कहती है कि भाई आप लिख दो, कन्फेस कर लो, आप बच जाओगे। और कहीं बार राजीनामे के नाम पर आपकी स्वीकारोक्ति जो है लिखा दी जाती है, जिसको हम कहते हैं एडमिशन। अगर ऐसे एडमिशन आप करोगे तो क्या बच पाओगे? ज़रा सोचो। साथियों, उनको अपना केस जो है प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जिसके लिए प्रोटोकॉल है सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट में। हमें हमारा केस जो है प्रूव नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और ना ही हमें ऐसा कोई डिफेंस पुट करना है जिसको प्रूव करने के लिए हमें वही थ्योरी जो है अडॉप्ट करनी है जो प्रोसिक्यूशन ने अडॉप्ट करनी है। थ्योरी क्या है? टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हमारी जानकारी में है जो हमारा बचाव क्रिएट कर सकती है, सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत उस बात को स्टैंड या सस्टेन करने का बर्डन जो है हमारे ऊपर होता है। क्लियर है बात ये? तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर कोई वस्तु स्थिति या कोई स्थिति या कोई परिस्थिति हमें गंभीर कानूनी संकट में फंसा दे, उस स्थिति को अवॉइड करें। क्लियर है बात ये? तो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज जहाँ पर हमें गंभीर संकट में फंस सकते हैं। गंभीर संकट क्या है? अब पुलिस के लिए आसान हो गया, यह कहता ना कि अपराध तो वही है। पुलिस जो है आपको इजीली अब चार्जशीट भी कर सकती है, पुलिस जो है आपको इजीली गिरफ्तार भी कर सकती है, और गिरफ्तारी के बाद जब आप बेल मूव करोगे तो आप क्या कहोगे कि मामला झूठा है, झूठा लिप्त किया गया है। वहाँ पर सरकारी वकील या जो वकील है परिवादी का, वो एक ही बात कहेगा, सर ये देखिए डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, इसने एक्नॉलेजमेंट दिया है, इसने स्वीकारोक्ति दी है, इसने ये कहा है कि मैंने ये गलत काम किया है या मैंने ये पैसा लिया है और ये अमाउंट जो है मैं चुकाने को तैयार हूँ। इसमें हस्ताक्षर भी हैं और डॉक्यूमेंट जो है नोटराइज भी है। कई बार ऐसा हो जाता है। तो जहाँ चांसेस थे बचने के, क्या आप बच पाओगे? उत्तर है नहीं। इवन एफएसएल भी नहीं कराया कंसेंट फॉर्जरी को लेकर, कंसेंट प्रोसिक्यूशन ने, तब भी आपने खुद ने ही एक ऐसा बेस तैयार कर लिया जो आपके अगेंस्ट जो है पढ़ा जाएगा। तो हमें एक बात जो है दिमाग में स्टैंड रखनी है कि अपने वकील से बिना पूछे कोई डॉक्यूमेंट नहीं एग्जीक्यूट करना है। अगर आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं या आप अपना कन्फेशन दे रहे हैं, तो यू माइट बी इन अ बिग ट्रबल। तो अवॉइड सच टाइप ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, अवॉइड सच टाइप ऑफ एडमिशंस। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि परिवादी पक्ष जो है आपसे बातचीत करता है फ़ोन के ऊपर, आपकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग कर लेता है। ये भी घातक स्थिति हो सकती है, क्योंकि वर्तमान कानून BNSS की धारा 349 के तहत जो कंसेंट रिकॉर्डिंग है, इसका फॉरेंसिक एनालिसिस परमिजेबल है। पुलिस आपका वॉइस सैंपल भी ले सकती है और ऐसे सिनेरियो में चार्जशीट की संभावनाएं बढ़ जाती है। कई बार हम गलती करते हैं व्हाट्सएप चैट की भी, कि लगातार जो है कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, ये भी रिलीवेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार वो चैट कोर्ट में प्रोड्यूस हो गए या प्रॉपर्ली उसने चैट को एक्सपोर्ट कर लिया, तो ये चैट भी हमें ट्रबल में लाके खड़े कर सकते हैं। क्लियर है बात ये? तो इसलिए ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दें, ऐसा कोई राइटिंग ना दें परिवादी को जो आपको एक गंभीर कानूनी ट्रबल में जो है लाके खड़ा कर दे। तो अवॉइड कन्फेशन इवन दो इट इज़ इन राइटिंग इन पर्सन। दूसरा है बाय फ़ोन कॉल, और तीसरा है बाय व्हाट्सएप चैट। साथियों, ये जो एडमिशंस हैं अगर हमने कर दिए हैं, ये हमसे गलती हो गई है, तो क्या ये गलती अकाट्य है? उत्तर है नहीं। साथियों, जैसे आपको फंसाया गया है एक झूठे मामले के अंदर, तो वैसे ही आपका अधिकार है उस झूठे मामले को डिफेंड करने का। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपके सिग्नेचर गलत रूप से लिए गए या आपके सिग्नेचर जो हैं आपने नहीं किए, ये सिग्नेचर बना लिए गए हैं, कई पॉसिबिलिटी वहाँ पर हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कंसर्न डॉक्यूमेंट को जो है चैलेंज कीजिए, और ये भी चैलेंज कीजिए कि ये सिग्नेचर जो है आपके नहीं है। क्लियर है बात ये ज़रूरी इसलिए है कि कई बार देखा है ऐसा भी कि खाली पन्ना होता है कंसेंट आरोपी का। साथियों, कई बार देखा गया भाई खाली पन्ना होता है जिस पे साइन होते हैं आरोपी के, तो इस पन्ने को भी जो है कंसेंट जो परिवादी पक्ष मिसयूज़ कर सकता है। तो कंटेंट लिखे नहीं आपने, पर चूंकि आपके साइन है, तो ऐसे जजमेंट है कि अगर आपके साइन है और आप कंटेंट को जो है डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, देन डॉक्यूमेंट विल डीम टू बी एक्सेप्टेड एंड एडमिटेड। तो आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट को ही चैलेंज करना है, सिग्नेचर को चैलेंज करना है। दूसरी बात, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, खासकर जो होते हैं हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स, उनकी राय आप लीजिए और प्राइवेट बेसिस पर ये राय ले सकते हैं। ये राय एडमिसिबल है, धारा 45 है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, जिसको हम धारा 45 इंडियन एविडेंस एक्ट
विद सेक्शन 73 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ जो है मिला के पढ़ सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आप अपने बचाव में इन एक्सपर्ट के बयान भी जो है करवा सकते हैं और इन्हें तलब भी करवा सकते हैं, जिसके लिए प्रोटोकॉल है सेक्शन 243 सब क्लॉज 3 CRPC। क्लियर है बात ये। तो जब कानून है, कानून के बिंदु है, डॉक्यूमेंट हम काट सकते हैं, देन व्हाट इज़ ट्रबल। देखो हमने कोई क्राइम तो करा नहीं है, जो कुछ भी है उस सिनेरियो में हम गलत फंसा दिए गए, और कानून भी ये कहता है कि यू शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। पर परिवादी ने अपनी अकल लगाकर आपको फंसा दिया है या मजबूरन जो है आपसे एडमिशन करा लिया है, तो उस सिनेरियो में बचाव के बिंदु क्या हैं ये मैंने जो है डिस्कस कर लिया आपसे। तो इसको हम समअप करते हैं कि हमें कन्फेशन या एडमिशन नहीं करना है। नंबर 2, ऐसे हर कॉरस्पॉन्डेंस से बचना है जिससे हमारे स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड पे आ जाए। तीसरी बात है कि पुलिस से कितने में कंपेल कर ले, कितने डरा ले धमका ले कि आप कन्फेस कर लो, कन्फेस नहीं करना है, पुलिस डराती है धमकाती है, रिपोर्ट दिस मैटर टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट। और जिस संबंध में जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2016 SCC पेज 277, इस पर रिलाई कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट में भी रिलाई कर सकते हो, विच एवर इज एप्लीकेबल एज पर योर केस। और एक बात ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट आप लिख के दे चुके हैं, उस पर आपके साइन है, तो चैलेंज करने के लिए आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय जरूर लें और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की सहायता से ऐसे डॉक्यूमेंट को जो है चैलेंज करें। कई बार ऐसा होता है कि भाई हम लिख रहे हैं पर हम घबराहट में, तो शिवरिंग आना, हैंड का हिलना, कई ऐसे कॉज हो सकते हैं जिसके आधार पर डॉक्यूमेंट का जो एग्जिस्टेंस है उसको हम डिस्प्यूट कर सकते हैं। अगर हम डिस्प्यूट करने में सफल रहे और ये शो कर दिया एक्सपर्ट ने कि ये डरा धमका के या अंडर प्रेशर जो है लिखा गया डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पर हम अपने राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट बचाव ले सकते हैं, और जो डिस्प्यूट डॉक्यूमेंट है उसको हम चैलेंज करते हुए जो चांसेस है कन्विक्शन के उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। क्लियर है बात ये। तो हमें हर एक बिंदु पर काम करना है, समझ के जो है काम करना होगा। तो साथियों, समय कठिन है पर ऐसा कुछ भी नामुमकिन नहीं है जो हम ना कर सकें। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज कि आई एम पॉसिबल। तो आप गलत काम अगर नहीं कर रहे हो, आप जेन्युइनली काम कर रहे हो, आपको विश्वास है कि आपको गलत फंसा दिया गया है, तो ये बचाव के प्रोटोकॉल हैं जिसको आप काम में लीजिए और अपने राइट्स को सिक्योर कीजिए। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।